नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, हम अभी तक 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के अंदर आपको नई नई वीडियोज़ मिलती जाएंगी। अभी कंप्यूटर अवेयरनेस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब आपको वीडियोस धीरे धीरे मिल जाएंगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका जल्दी से जल्दी मैं आपका कोर्स भी ख़त्म कराने की पूरी कोशिश करूँगा। पर हम अपनी क्वालिटी ऑफ लेक्चर जो है और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं ख़राब करेंगे और हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम बराबर करते रहेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये क्वेश्चंस हम 10 क्वेश्चन पर लेक्चर लेते हैं। इसका मतलब ये 10 क्वेश्चन नहीं है, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन पर लेक्चर ये होंगे, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ वो एग्ज़ाम में आपका आएगा ही आएगा। किसी न किसी एग्ज़ाम में वो पॉइंट पूछा ही गया है। इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आप सीधे के सीधे आपके ऑप्शन भी वहीं आएंगे और आप टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं और पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश है, इस वीडियो के शुरू में हो सकता है कंप्रेशन करा है हमने वीडियो का, तो इस कारण से ये शुरू में 1 मिनट आपको क्लियर वीडियो ना दिखे, पर ये आगे चल के वीडियो क्लियर हो जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, 1-1.5 मिनट के बाद ही ये वीडियो ठीक हो जाएगी। इसलिए आप वीडियो को छोड़े ना, पूरा ही देखें और पूरा अच्छे से समझें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का लेक्चर चालू करेंगे। वैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है आपको कि पहला क्वेश्चन क्या है। अ डैश कंप्यूटर इज अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ साइमल्टेनियसली प्रोसेसिंग डेटा फॉर हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स। दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है आपका मेन फ्रेम। मैंने पिछले लेक्चर में मेन फ्रेम के बारे में आपको बताया था, आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें आपको मेन फ्रेम के बारे में पता चल जाएगा। ये लार्ज कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी कंप्यूटेशन बहुत स्पीड ज़्यादा होती है और ये जनरली जो हैं आपके ऑफिस जो होते हैं, जो जिनकी कंप्यूटेशन एंटरप्राइजेज जो होती हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वही इसका यूज़ करते हैं अपने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए। इस तरह के इनको जॉब्स दिए जाते हैं, उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एम्प्लॉय किया जाता है। आप पिछला लेक्चर देखेंगे, उसमें मैंने बता भी रखा है। उसके बाद दोस्तों, उसमें आपको और ऑप्शन एक दिख रहा है, सर्वर। अब दोस्तों, सर्वर क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। ये देखिए, सपोज मैं आपको, ये एक मास्टर है, इसी को हम लोग सर्वर कह रहे हैं, और ये क्या है, क्लाइंट्स। अब ये क्लाइंट्स क्या है दोस्तों, सर्वर क्या है। सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर है जिसकी जो है डिवाइस ये ऐसा है जिसकी कंप्यूटेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपके डेटाबेस सर्वर्स, फाइल सर्वर्स, मेल सर्वर्स, गेम सर्वर्स, ये सब होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ पावरफुल कंप्यूटर्स हो सकता है, जिसके अंदर इसके पास कोई भी कुछ भी आता है, कंप्यूटेशन करने के लिए आता है। तो ये हो सकता है उन सारे के सारे जो इस सर्वर के अंदर, ज़रूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर है, बहुत सारे शेयर्ड कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। और ये क्या करेंगे, कोई भी इनके पास कंप्यूटेशन आएगी तो वो अपने इन कंप्यूटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि जो है जल्दी से जल्दी आपका इसका रिज़ल्ट आ सके और सर्वर फास्ट हो जाए, फास्ट काम करे। इसलिए ऐसा किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कोई भी वर्क आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जिससे कि सर्वर की स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों। अब ये जो मैंने आपके सामने लिया है, ये क्या है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। बस इतना ही ध्यान रखिए, क्या है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। मतलब कि क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो सर्वर जो है वो उसको भी कुछ रिटर्न में डेटा देगा। ये भी रिक्वेस्ट कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये साइमल्टेनियसली सब सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर्वर जो है सबकी पूर्ति कर रहा है, सबको डेटा दे रहा है। ये ऐसा कहाँ होता है, हम जानते हैं, जैसे हम वर्ल्ड वाइड वेब भी यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो मल्टीपल यूज़र्स जो होंगे, सपोज मान लीजिए IBPS की वेबसाइट ही है, वहाँ पे एक साथ सब के सब लॉगिन कर रहे हैं, तो क्या होगा,
सबको जो है उनका जो सर्वर है सबको रिप्लाई देना चाहिए, सबके लिए फास्ट चलना चाहिए। तो ये उसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर चल सकता है कि आपने कुछ रिक्वेस्ट मांगी है तो सर्वर जो है उसको फुलफिल कर रहा है। दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर आप जानते हैं क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि हम पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। होम कंप्यूटर होम यूज़ के लिए जिसको कहते हैं, ठीक है। दोस्तों टैबलेट क्या होता है, टैबलेट कंप्यूटर क्या होता है, एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर होता है जिसकी एक टच स्क्रीन होती है, टच स्क्रीन होता है, एक मोबाइल कंप्यूटर होता है जिसको आप पॉकेट में भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन डिस्प्ले होती है इसकी। ये जो है ज़्यादातर स्मार्टफोन्स जो होते हैं उससे तो बड़े होते हैं टैबलेट्स, या फिर जो आपका मैंने पिछले लेक्चर में पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बताया था आपको, उससे भी थोड़े बड़े होते हैं। तो टैबलेट्स आर जनरली लार्जर, ठीक है ना, उससे थोड़ा बड़ा होते हैं, पर ऐसा है कि आप पॉकेट में रख सकते हैं, पोर्टेबल वो हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। यूजुअली डाउनलोडेड इनटू फोल्डर्स दैट होल्ड टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स आर डैश आर रिटर्न टू योर कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क बाय सम ऑफ द वेबसाइट्स यू विजिट। दोस्तों इसका आंसर क्या है, कुकीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कुकी को क्या हम लोग कहते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। HTTP कुकी, ये इसको वेब कुकी भी बोला जाता है, या फिर इसको इंटरनेट कुकी भी बोला जाता है, या इसको ब्राउज़र कुकी भी बोला जाता है। देखेंगे कुकी हर जगह आ रहा है और बेसिकली ये इंटरनेट से रिलेटेड ही रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सपोज मान लीजिए आपने कुछ जीमेल का खोला है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका ईमेल पूछता है और पासवर्ड पूछता है। तो क्या होता है, आप जैसे ही कुछ मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, कुछ आप ऐसी कुछ वेबसाइट खोली है जिसके अंदर वो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है यूज़र के लिए। तो क्या करता है, कोई भी एक वेबसाइट जो होती है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर एक डेटा भेजती है, कुछ ना कुछ डेटा भेजती है जो कि कंप्यूटर जो होता है यूज़र का उसके ऊपर। ये मान लीजिए सपोज, चलिए मैं यहाँ पे एक आपको लेता हूँ, ये एक सर्वर है, ये आपका कंप्यूटर है घर का। आपने क्या किया, इससे कुछ रिक्वेस्ट करी, ये IBPS का मान लीजिए ये खुल गया आपका लॉगिन एंड पासवर्ड। तो आपने लॉगिन किया तो क्या करता है, ये जो है आपको, आपने कुछ लॉगिन करके रिक्वेस्ट किया तो ये इसको रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है उनका सर्वर। अब ये क्या करते हैं, एक तरह का डेटा भी भेजते हैं साथ में जिसको हम लोग कुकी कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो जाती है। ये क्यों ज़रूरी है, देखिए सपोज मान लीजिए कि आपका कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है जिसको कि कंप्यूटर को भेजना है, जो कि सर्वर को आपके पास भेजना है। तो वो क्या करेगा, आप देखेगा कि आप अपने उस अकाउंट से लॉग्ड इन है कि नहीं है। वो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन कुकी भेजेगा जो कि आपके सिस्टम में स्टोर हो रहेगी, वो उसके साथ मैच करेगा। अगर वो मैच कर गया तभी आपको सर्वर जो है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपको उस पर देगा, वरना वो नहीं देगा। तो ये ज़रूरी भी है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कुकी। अब इतना मैंने आपको थोड़ा बता दिया, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो टेम्पररी तौर पे इंटरनेट फाइल्स होती हैं जो ये भेजी जाती हैं कहाँ से, आपके वेबसाइट से, और जो कि आपके कंप्यूटर पे स्टोर हो जाती है हार्ड डिस्क पे, एक टेम्पररी तरीके से स्टोर होती है, ये कोई परमानेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिए। बट इसका यूज़ है, काफ़ी यूज़ है दोस्तों। अब ये देखिए अगला एक ऑप्शन आप देख रहे हैं, बैनर एड्स। बैनर एड्स क्या होता है, सपोज आप कुछ एक वेबसाइट खोलते हैं, आपने कोई भी एक वेबसाइट खोली, ठीक है, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, आप देखते होंगे साइड में एड्स चलते रहते हैं, डिस्प्ले होते रहते हैं कि ये कोर्स कर लीजिए, या ये है कुछ भी है, मेक माई ट्रिप का या इसका किसी का भी ऐड होता है। तो ये क्या एक तरह का, इसी को हम लोग बैनर एड्स कहते हैं। ये क्या होता है कि आप वर्ल्ड वाइड वेब पे आप क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं इनटू द वेब पेजेस, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बैनर एड्स बोलते हैं। अगला आप देखेंगे ऑप्शन, आपको क्या दिख रहा है, कुछ है क्या इसमें, और तो कुछ खास नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं आपको पहले भी 2-3 लेक्चर से बता चुका हूँ कि क्या होता है, ये किसी स्पेसिफिक काम के लिए कोई अगर हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो वो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कोई भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। पर आपका ये विंडोज़ 8, विंडोज़ एक्सपी ये सब क्या हैं आपके? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है ना? तो ये 1 और 2, ए और बी ऑप्शन तो नहीं होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है दोस्तों? यही आपका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। विंडोज़ 8 और विंडोज़ एक्सपी क्या है? ये पर्सनल कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए थे एज पार्ट ऑफ विंडोज़ एनटी फैमिली। ठीक है ना? और एक ऑप्शन आप कंट्रोल पैनल देख रहे हैं। कंट्रोल पैनल पे क्वेश्चंस आते हैं। क्या होता है कंट्रोल पैनल दोस्तों? कंट्रोल पैनल जो होता है ये एक पार्ट होता है किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ही होता है ये भी। ठीक है ना? तो ये क्या काम करता है कि ये आपको है ना कोई भी अपनी जो सिस्टम है उसकी बेसिक सिस्टम सेटिंग्स और कंट्रोल्स, जैसे कि एडिंग हार्डवेयर, प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं, अपने कोई सॉफ्टवेयर कुछ ऑलरेडी आपने कुछ इंस्टॉल किए हुए वो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको ऐड और रिमूव कर सकते हैं। कोई भी पुराना सॉफ्टवेयर है कुछ जो आपको नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या आप कुछ नया सॉफ्टवेयर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल का बेसिकली यही काम है कि आप इसके थ्रू आप क्या करते हैं, यूजर्स क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं और मैनिपुलेट कर सकते हैं बेसिक सिस्टम सेटिंग्स को और कंट्रोल्स को, जैसे एडिंग हार्डवेयर, एडिंग एंड रिमूविंग सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। ठीक है ना? अब ये किसके थ्रू ऐसा करते हैं? एक एप्लेट्स होती हैं दोस्तों। एप्लेट्स क्या होती हैं? APPLETS। क्या होता है? कंट्रोल पैनल जो काम करता है वो क्या करता है कि ये कंट्रोल पैनल के कंपोनेंट होते हैं एप्लेट्स। ठीक है ना? और ईच एप्लेट जो है वो एक सेपरेट फाइल के तौर पे स्टोर्ड रहती है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। जो कंट्रोल पैनल है वो जो है उसका कंपोनेंट जो है वो एप्लेट्स होती हैं। एप्लेट्स यूजुअली एक सेपरेट फाइल्स की तरह स्टोर रहती हैं। ठीक है ना? इतना आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब ये LSI क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि जितने भी मैं आपको बताऊंगा, ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स आया था। ठीक है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आपके 3rd जनरेशन में आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसको आप एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर जो है बना सकते थे। तो मतलब क्या होता था, इससे स्पेस बचती थी, कॉस्ट कम होता था। मतलब सारे के सारे जो हैं कंपोनेंट्स एक सिंगल चिप के ऊपर आ जाते थे, जिसको हम लोग IC कहते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ये सब कुछ एक ही चिप पे आ जाता था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कहते थे? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो दोस्तों अब क्या होता है, एक आता है SSI, एक आता है MSI और एक आता है LSI। ये क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था, जनरली 10 ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे दोस्तों। ट्रांजिस्टर्स जो है वो 2nd जनरेशन में आए थे, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में क्या होता था, लगभग 100 ट्रांजिस्टर्स का यूज होता था एक ही चिप के ऊपर। सिलिकॉन चिप होती थी। सिलिकॉन आप जानते होंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा इससे कॉस्ट इफेक्टिव होता है। LSI का मतलब करीबन 1000 ट्रांजिस्टर यूज होते थे ऑन अ सिंगल चिप। ये अब चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखिए। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सब क्या हुआ था? 2nd जनरेशन था ट्रांजिस्टर्स का जब आया था। फिर 3rd जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट आए, इसके ऊपर क्या हुआ, ट्रांजिस्टर्स को स्मॉलर, उसका साइज जो है वो स्मॉल किया गया और सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर उसको डाल दिया गया, जिससे कि क्या हुआ, कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गई। दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड सर्किट वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अभी मैंने आपको बताया ये कौन से जनरेशन में आए थे, 3rd जनरेशन में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1st जनरेशन में क्या आया था,
ये आते हैं क्वेश्चंस, इसलिए ध्यान रखिए। वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुआ था, ठीक है, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स यूज हुए थे मेमोरी के लिए, मेमोरी बनाने के लिए जो है ना वो मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज हुआ था, और वैक्यूम ट्यूब्स वाली टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं टेक्नोलॉजी। इसके एग्जाम्पल भी आते हैं क्वेश्चन में कई बार, यूनिवैक, UNIVAC, और सेकेंड एग्जाम्पल याद रखिए ENIAC, एनियाक, यूनिवैक और एनियाक। सेकेंड जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स का टेक्नोलॉजी यूज हुआ था। थर्ड जनरेशन में IC, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ था। इसके अंदर क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर को और छोटा बनाया गया और उनको सिलिकॉन चिप्स के ऊपर रखा गया। फोर्थ जनरेशन जो चल रही है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स की, 8085, 8086, है ना। फिफ्थ जनरेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी इसमें काम चल रहा है दोस्तों, वॉइस रिकॉग्निशन और ये सब इसके अंदर अभी चल रहा है, और ये अभी करंट है, फ्यूचर है इसको कह सकते हैं। फोर्थ जनरेशन करंट मान सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द शेयरिंग ऑफ मीडियम एंड इट्स पाथ बाय 2 और मोर डिवाइसेस। दोस्तों इसमें सब इसका ऑप्शन, इसका मैं आपका डाल देता हूँ, थर्ड ऑप्शन था। इसका आंसर है आपका मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। ये देखिए ये क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं मक्स, मल्टीप्लेक्सर। ये क्या है, ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये क्या है, डीमक्स, डी मल्टीप्लेक्सर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एक सिग्नल, 2 सिग्नल, 3 सिग्नल भेजे। फिर ये क्या होता है दोस्तों, ये मक्स ऐसा डिवाइस है कि ये क्या करता है कि जितने भी सिग्नल्स इसके अंदर फीड किए गए हैं, ये क्या करता है कि इसको एक सिग्नल बना देता है, कंबाइन करके एक सिग्नल बना देता है, और इस मीडियम के थ्रू इसको भेजता है। रिसीविंग एंड पे जो डीमक्स है वो सारे उसको वो करता है, डीमल्टीप्लेक्स करता है, और ओरिजिनल सिग्नल्स के तौर पे उनको जनरेट कर देता है एट रिसीवर एंड। दोस्तों अब ऐसा क्यों किया जाता है, आप जानते हैं किसी भी नेटवर्क में जो रिसोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है, ये केबल जो है एक रिसोर्स है, एक शेयर्ड मीडियम है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसीलिए क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंसिव रिसोर्स है उसमें शेयरिंग करने के लिए, ताकि कम से कम में काम चल जाए, कॉस्ट इफेक्टिव काम चलने के लिए जो है मक्स और डीमक्स का यूज़ किया जाता है। अगर आप सेपरेटली भेजेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आएगा, और जो नेट का जो आपका नेटवर्क का रिसोर्स है उसका कंप्लीट तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सेवरल टेलीफोन कॉल्स जो होती हैं वो एक साथ भेजी जाती है एक ही वायर के थ्रू, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो मक्स और डीमक्स समझ गए, इसका आंसर क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग। क्या, शेयरिंग ऑफ मीडियम भी हो रहा है, और 2 और मोर डिवाइसेस भी इसमें यूज़ हो सकते हैं। आप इसको बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ भेज सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। दोस्तों इसमें ऑप्शन में हमें मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग ये सब दिख रहा है, जरा मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं लेता हूँ मल्टी प्रोग्रामिंग लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, जो हमारे काम की है मैं वही लूँगा। मल्टी प्रोग्रामिंग, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है कि आप मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं, आप जानते हैं कि हमारी मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है ना। मेन मेमोरी जो आपकी कंप्यूटर की होगी उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स रहेंगे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब आपको नाम से ही पता चल रहा है बहुत सारे प्रोग्राम। तो हमारे मेन मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, इसका मेन जो पर्पस है मल्टी प्रोग्रामिंग का वो क्या है कि वो हमेशा सीपीयू को बिजी रखने की हमारी कोशिश रहती है। मतलब कि कोई भी मान लीजिए एक प्रोग्राम है और ये कोई प्रोग्राम, ये दोनों ही रेडी हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, पर अपना जो सीपीयू है वो अगर इसके लिए यूज़ हो रहा है तो इसको वेट करना पड़ेगा, है ना। अब क्या होता है, मान लीजिए, अब मैं आपको ध्यान से एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे ये है, इसके अंदर क्या था कि कुछ इंस्ट्रक्शंस थी और बाद में इसने बोला एक प्रिंट दे दो, प्रिंट देने का ऑप्शन भी था, यानी इनपुट आउटपुट टास्क था।
अब क्या होगा कि जैसे ही आपने इसको इसके साथ इस सीपीयू इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगेगा प्रोसेसर, तो क्या करेगा, पहले वो इंस्ट्रक्शन ये करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, इनपुट आउटपुट टास्क को जो प्रिंट देने का काम है वो भी सीपीयू करने की कोशिश करेगा। तो असल में क्या होता है, इनपुट आउटपुट टास्क के लिए आपको सीपीयू की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या हुआ, अब ये इनपुट आउटपुट टास्क को करने के लिए सीपीयू इसमें काम करने में लगा हुआ है, मतलब एक तरह से इसको वेस्टेज है ना हमारा रिसोर्स, जबकि हमारे पास ऑलरेडी एक ऐसा प्रोग्राम तैयार है जो एग्जीक्यूट होना चाहता है पर वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि जो सीपीयू है वो इनपुट आउटपुट टास्क में बिजी हो गया। तो यही मल्टी प्रोग्रामिंग का काम है कि है ना, आपको सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। क्या होगा, सपोज ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, जैसे ही ये इनपुट आउटपुट टास्क पे आएगा तब क्या होगा कि ये इनपुट आउटपुट टास्क अलग से हो जाएगा और ये जो सीपीयू है वो इसको मिल जाएगा, वेट कर रहा है अगला उस प्रोसेस को मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी ना। वरना क्या, अगर जब हम लोग इसमें ही इसका रिसोर्स में यूज़ कर रहे हैं, एक तरह से रिसोर्स का वेस्टेज भी है और टाइम का भी वेस्टेज है, और ये आपका जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो भी कम हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हमें रन करने के लिए क्या करना होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर कि हम ऑप्टिमल रिसोर्सेज जो है सीपीयू का पूरा बेस्ट से बेस्ट यूज़ कर सके। ये इसका मेन पर्पस होता है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, मल्टी प्रोसेसिंग, देखिए इसमें भी क्या दिख रहा है, प्रोसेसर, इसका मल्टी प्रोसेसर मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू। हम यहाँ क्या बात कर रहे थे, सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात कर रहे थे कि सॉफ्टवेयर ऐसा, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे अलाउ करेगा कि सीपीयू इसको मिल जाए, यानी ये सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर कर रहा था। पर यहाँ क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेसर्स है, तो काम वही हो रहा है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पर क्या है, अलग अलग सीपीयू कर रहे हैं। मतलब कि मल्टीपल, इसमें आप देखेंगे कि इसके अंदर ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ हो रहा है। ये हार्डवेयर के टर्म्स में बात हो रही है और ये सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात हो रही है। ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, क्या मल्टीपल प्रोग्राम्स दोनों रन कर रहे हैं, पर ये क्या कर रहा है, सिंगल सीपीयू जो है वो इसमें अंदर यूज़ कर रहा है सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो इसके अंदर क्या कर रहा है, ऐसे इस तरह से शेड्यूल कर रहा है कि इनपुट आउटपुट टास्क आने के बाद जो वेट वाला जो है उसको दे देंगे, ना कि इसके लिए सीपीयू को बिजी रखेंगे। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें भी मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे ऐसे वाले, पर क्या हो रहा है, अलग अलग प्रोसेसर कर रहे हैं। तो ये हार्डवेयर के टर्म्स में हो रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों एक आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग भी आपका क्या होता है, सेम मीनिंग ही होता है इसका मल्टी प्रोसेसिंग की तरह, पर थोड़ा मोर जनरल सेंस में हम इसको बोल सकते हैं। क्या होता है कि जो एक कोई भी टास्क है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो एक पूरा एप्लीकेशन प्रोग्राम या कुछ पूरा नहीं होगा। क्या होगा कि वो डिवीज़न हो जाता है, आई मीन कोई भी प्रोसेस होता है उसके सब टास्क कर देते हैं, मतलब डिवाइड हो जाता है। मतलब मान लीजिए एक प्रोग्राम है तो इसको सब पार्ट कर दिए, तो अलग अलग पार्ट को जो सीपीयू का टाइम है ना, अलग अलग पार्ट्स को मिलेगा। मान लीजिए पहले इस पार्ट का, ये इसके 4 पार्ट हो गए पहले प्रोग्राम के, दूसरे प्रोग्राम के भी 4 पार्ट हैं, तो पहला सीपीयू यहाँ पे यूज़ करेगा, उसके बाद दूसरा यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा इधर आ जाएगा। इस तरह से टास्क, मतलब टास्क वाइज सीपीयू का टाइम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये आपका मल्टी टास्किंग हो गया दोस्तों अभी अगला क्वेश्चन है, अ डैश इज अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्च प्रोटेक्शन बट ऑल्सो फर्निशेज योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग अ पावर आउटेज। सभी इसका आंसर जानते हैं, यूपीएस इसका आंसर है। यूपीएस की फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये चीज ध्यान रखिएगा, सप्लाई ये सोर्स जो भी हो अनइंटरप्टेबल है। ठीक है ना। यूएसबी की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, सर्ज स्ट्रिप क्या होता है, इट इज अ डिवाइस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स। मतलब वोल्टेज का कोई भी फ्लक्चुएशन आता है, इससे वो डिवाइस को प्रोटेक्ट करता है। क्या, सर्ज स्ट्रिप। ठीक है, कोई भी अनवांटेड वोल्टेज आएगा अबव अ सेफ थ्रेशोल्ड, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा, क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है। दूसरा क्या होता है, यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ये क्या करता है, जो भी आपके पोर्ट्स होते हैं ना,
जिससे आप पोर्ट से जो आप अपने पेरिफेरल्स को, जो कि कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, प्रिंटर्स, इसको अटैच करते हैं ना, तो ये उस चीज़ को जो है स्टैंडर्डाइज करता है कि क्या चीज़ के इसकी वो होगी, क्या स्टैंडर्ड्स यूज़ होने चाहिए जिससे कि ये वर्क करे। तो ये यूएसबी होता है। नेक्स्ट है यूपीएस। आप जानते हैं, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये क्या, ये भी एक इलेक्ट्रिकल एपरेटस है जो कि हम इमरजेंसी पावर के तौर पे यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ आता है कि मान लीजिए आपका पावर सप्लाई फेल हो गया, तो यह क्या करेगा, आपको लगभग पूरा इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन देगा। क्या, कैसे कि ये चलता रहेगा, कोई भी आप काम कर रहे हैं, या आपको इतना टाइम दे देगा ताकि आप जो है अपने सिस्टम को आराम से शट डाउन कर सकें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ताकि आपका वो खराब ना हो। कंप्यूटर का कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा जो है वो उड़ना नहीं चाहिए दोस्तों, है ना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अ टर्म रिलेटेड टू सेंडिंग डेटा टू अ सैटेलाइट इज। दोस्तों देखिए, जब ये अर्थ स्टेशन होता है, हम यहाँ से सैटेलाइट की तरफ भेजते हैं कोई भी सिग्नल, तो उसको अपलिंक कहते हैं। और जब सैटेलाइट से अगर हमारे को अर्थ स्टेशन पे आ रहा है, उल्टा आ रहा हो, तो उसको डाउनलिंक कहते हैं। ऊपर से नीचे तो डाउन, और नीचे से ऊपर तो अप जा रहे हैं तो अपलिंक। ये याद करने का तरीका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंडिंग डेटा टू अ सैटेलाइट इज अपलिंक। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मैं अगले क्वेश्चंस लेके आऊँगा, तो आप तब तक पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहूँगा। चैनल को फॉलो करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके लिए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं आप सबका इंतज़ार करता रहूँगा, आपके शेयर, कमेंट्स का, लाइक्स का। तो अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।